Hello, good evening friends. Welcome you all to our channel रितु पाठक नर्सिंग क्लासेस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इग्नू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 8 जनवरी 2023 को, उसका पेपर डिस्कशन करेंगे। इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस हैं। 150 मिनट्स का ये पेपर था, तो इस पेपर को आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग से एंड तक आप पूरा वीडियो देखना है, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी पता चल जाएंगे। 120 MCQs हो जाएगा और ये सभी नर्सिंग एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छा पेपर था और इसे करने से आपके और भी जो नर्सिंग के एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा और आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस से बहुत हेल्प ले सकते हो। तो स्टार्ट कर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एन इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल बिकॉज इट। क्वेश्चन क्या पूछा है, एटीपी इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल क्यों है? फर्स्ट ऑप्शन है इज द रिजल्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म, स्टोर एनर्जी फॉर यूज बाय द बॉडी सेल्स, इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, रिलीज एनर्जी फॉर कंट्रोल्ड बर्स्ट। आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ उससे पहले अपना आंसर सोचना है और फिर चेक करना है सही है या नहीं। ऐसे प्रैक्टिस करने से आपके 120 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस वीडियो में हो जाएगा। तो फास्टली हम इसमें पूरा रैशनल आंसर देखेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर हम एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। इसलिए हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आंसर देखेंगे, आपको अपना आंसर सोचना है और फिर चेक करते रहना है कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है आपके कितने नंबर आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, एटीपी इज इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बिकॉज इट। तो सबको पता है एटीपी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर यूज एंड स्टोरेज ऑफ द सेल्यूलर लेवल। ठीक है, तो क्या करता है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेकेंड, स्टोर एनर्जी फॉर यूज बाय द बॉडी सेल, स्टोर एनर्जी फॉर यूज बाय द बॉडी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग बेवरेजेस हैव अ डायूरेटिक इफेक्ट एक्सेप्ट टी, कॉफी, मिल्क एंड अल्कोहल। तो जो बेवरेजेस हैं उसका डायूरेटिक इफेक्ट क्या होता है, टी, कॉफी, अल्कोहल, सोडा, जिंजर, लेमन, ये सब क्या करते हैं, इनका डायूरेटिक इफेक्ट होता है। तो आप खुद देख सकते हो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज थर्ड, मिल्क, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है तो टी, कॉफी, अल्कोहल में तो होता है डायूरेटिक इफेक्ट। आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर है मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ लेस देन 50 ml पर डे ऑफ यूरिन इज नोन एज। 50 ml से कम यूरिन का प्रोडक्शन अगर पूरे 24 आवर्स में होता है, प्रोडक्शन ऑफ लेस देन 50 ml पर डे, मतलब 24 घंटे में अगर 50 ml से भी कम यूरिन आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, पॉलीयूरिया, ओलिगूरिया और एनयूरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एनयूरिया, क्योंकि पॉलीयूरिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूरिन का प्रोडक्शन होता है। ओलिगोयूरिया में 400, ओलिगोयूरिया में 400 से कम यूरिन 24 आवर्स में होता है। नॉर्मल आपका 1.5 to 2 लीटर पर डे अगर यूरिन का प्रोडक्शन है वो नॉर्मल है। इफ अ पर्सन टेक 2 लीटर ऑफ वाटर पर डे तो उसका नॉर्मल रहेगा 1500 ml पर डे जो है वो नॉर्मल यूरिन आउटपुट है। पॉलीयूरिया में 2 लीटर या 3 लीटर से ज़्यादा अगर यूरिन का प्रोडक्शन है, एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन ओवर 24 आवर्स, उसे पॉलीयूरिया बोलते हैं। 400 ml से कम यूरिन का प्रोडक्शन ओलिगूरिया और 50 ml से कम यूरिन का प्रोडक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनयूरिया। समझ में आ गया आपको? चलो, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, एनयूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द ब्लड सेल दैट डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग बैक्टीरिया और वायरस। अब क्या पूछा है, ब्लड सेल जो डिस्ट्रॉय करता है इन्वेडिंग बैक्टीरिया और वायरस। ऐसा कौन सा ब्लड सेल्स है जो बैक्टीरिया और वायरस को इन्वेड करने, डिस्ट्रॉय करेगा? मेलेनोसाइट। तो मेलेनोसाइट आपको पता है क्या है, सेल इन द स्किन एंड आईज दैट प्रोड्यूस एंड कंटेन द पिगमेंट कॉल्ड मेलेनिन। ठीक है, मेलेनिन। दूसरा है लिम्फोसाइट, WBC को बोलते हैं। थर्ड इरेथ्रोसाइट, RBC है। फोर्थ प्लेटलेट्स है। तो बताओ कौन करता है बैक्टीरिया और वायरस को इन्वेड करने से, डिस्ट्रॉय करता है, द ब्लड सेल दैट डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग बैक्टीरिया और वायरस। करेक्ट आंसर इज लिम्फोसाइट। करेक्ट आंसर क्या है इसका, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स आर लॉस्ट मोस्टली थ्रू।
इलेक्ट्रोलाइट्स आर लॉस्ट मोस्टली थ्रू रीनल फंक्शन, स्वेटिंग, फीसेस एंड रेस्पिरेशन। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस्ट तो सबसे ही होता है, लेकिन मोस्टली पूछा है तो मोस्टली किससे होता है? रीनल फंक्शन से होता है। किडनी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करता है? लॉस्ट करता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? फर्स्ट, रीनल फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द बॉडी कैल्शियम इज फाउंड इन। तो सबसे ज्यादा कैल्शियम हमारी बॉडी में कहां पाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टीथ, बोन्स, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड्स एंड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड्स। तो आपको याद रखना है 99% ऑफ कैल्शियम कहां पे पाया जाता है? बोन्स में। बाकी का 1% जो है वो आपका ब्लड में, मसल्स में और अदर टिश्यू में, जैसे एक्स्ट्रासेल्युलर, इंटरसेल्युलर, सब में 1%। क्लियर है? तो 99% ऑफ कैल्शियम फाउंड इन बोन्स। करेक्ट आंसर क्या है? बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? द वेस्टिजियल बॉनी पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल। 7th क्वेश्चन, द वेस्टिजियल बॉनी पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल इज क्रेनियम, सर्वाइकल, कॉकिक्स एंड क्लेविकल। तो हमें पता है जो वेस्टिजियल बॉनी पार्ट है ह्यूमन स्केलेटल का, वो क्या है? कॉकिक्स है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? कॉकिक्स। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स कंट्रोल फंक्शन इन द हेड एंड नेक एक्सेप्ट। इनमें से पूछा है कौन सा क्रेनियल नर्व कंट्रोल करता है, कंट्रोल फंक्शन इन द हेड और नेक के फंक्शन को कंट्रोल करता है, एक को छोड़कर। तो आपको पता है ऑल्फैक्टरी, ग्लोसोफेरेंजियल, ट्रोक्लियर और वेगस। ऑल्फैक्टरी कौन से नंबर का है? फर्स्ट नंबर। क्या करता है? सेंस ऑफ स्मेल। ग्लोसोफेरेंजियल क्रेनियल नंबर 9th नंबर का क्रेनियल नर्व है, जो टेस्ट एंड स्वेलो। थर्ड क्या है आपका? थर्ड क्या है? ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर 4th नंबर का क्रेनियल नर्व है, जो क्या करता है? एबिलिटी टू मूव योर आईज। एंड 10th क्रेनियल नर्व इज द वेगस नर्व, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, जो क्या करता है? टंग, थ्रोट और हमारे हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम में करता है। तो हार्ट रेट और डाइजेशन को मेनली ये कंट्रोल करता है। अब पूछा हेड और नेक, तो आपको पता है हेड और नेक को कौन कंट्रोल कर रहा है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऑल्फैक्टरी, ग्लोसोफेरेंजियल एंड ट्रोक्लियर। एक्सेप्ट पूछा है, तो एक्सेप्ट में कौन सा जाएगा? वेगस नर्व। वेगस नर्व। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है? आप 12th क्रेनियल नर्व होते हैं, कौन कौन सा होता है? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, 10th वेगस, 11th एसेसरी एंड 12th इज अ हाइपोग्लोसल नर्व। तो ऐसे टिप्स पे आपको 12th क्रेनियल नर्व नंबर के साथ और इसका फंक्शन याद रखना है। यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा क्रेनियल नर्व कंट्रोल करता है फंक्शन इन द हेड एंड नेक, एक्सेप्ट, तो वेगस नर्व आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वेरियोला माइनर, वेरियोला मेजर, वेरियोला जोस्टर, वेरियोला सिंप्लेक्स। तो इसको आपको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरियोला जोस्टर। वेरियोला जोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, सेल्स इन द पेनक्रियाज दैट प्रोड्यूस इंसुलिन आर। इंसुलिन कौन पेनक्रियाज में कौन प्रोड्यूस करता है? तो इंसुलिन कहाँ पे होता है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, और उसमें भी बहुत टाइप के सेल्स होते हैं। तो उस सेल में से कौन सा सेल, आइलेट का कौन सा सेल्स जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करता है? बीटा सेल। आपको पता है कौन सा सेल? बीटा सेल। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? सेकेंड। पेनक्रियाज दैट प्रोड्यूस इंसुलिन आर, आइलेट का बीटा सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। करेक्ट आंसर आपका सेकेंड। फैमिली इन विच हस्बैंड गोज टू रिसाइड इन द स्पाउसेस हाउस आफ्टर मैरिज इज नोन एज। अब यहाँ पे आपको ये टर्म पता होना चाहिए, मैट्रीलोकल, पेट्रीलोकल, मैट्रीनीलियन एंड पेट्रीलिनियन। तो 11th का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या क्वेश्चन पूछा है कि हस्बैंड गोज टू रिसाइड इन द स्पाउस हाउस आफ्टर मैरिज। शादी के बाद हस्बैंड अगर अपने वाइफ के घर पे रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रीलोकल का मतलब क्या होता है? हस्बैंड गोज टू लिव विद द वाइफ कम्युनिटी। अगर वाइफ के साथ रहने हस्बैंड शादी के बाद जाता है तो इसको हम क्या करते हैं? डिनोटिंग अ कस्टम इन मैरिज, हस्बैंड गोज टू लिव विद द वाइफ कम्युनिटी इज कॉल्ड मैट्रीलोकल। इज कॉल्ड मैट्रीलोकल। और पेट्रीलोकल का मतलब क्या होता है? कपल सेटल इन द हस्बैंड होम और कम्युनिटी। अगर दोनों कपल अपने मींस वाइफ अपने हस्बैंड के घर पे रहती तो उसे पेट्रीलोकल बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? कि हस्बैंड जा रहा है वाइफ के, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। करेक्ट आंसर फर्स्ट, मैट्रीलोकल। क्लियर है? मैट्रीलोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th, norm, beliefs and value are component of. Norms, beliefs and value are the component of.
तो 12th का करेक्ट आंसर क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोसाइटी, कम्युनिटी, कल्चर और इंस्टीट्यूशन। तो आपको पता है सोसाइटी का मीनिंग क्या है, द पीपल इन अ कंट्री और एरिया क्या कर रहा है, थॉट ऑफ एज अ ग्रुप हु हैव शेयर्ड कस्टम एंड लॉ, जो एक ही कस्टम और लॉ को फॉलो कर रहे हैं वो एक सोसाइटी है। और कम्युनिटी क्या होता है, जहां पे पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस और एरिया व्हेन कंसीडर्ड एज अ ग्रुप। और कल्चर क्या है, द कस्टम, आइडियाज, बिलीफ ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी और कंट्री, इसको हम बोलते हैं कल्चर। तो आपको पता चल गया होगा। इंस्टीट्यूट तो क्या है, जहाँ पे कोई भी स्टडी, एजुकेशनल, कुछ भी किसी भी टाइप का जो है इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो वो नहीं है। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, नॉर्म्स, बिलीव्स एंड वैल्यू आर कंपोनेंट ऑफ, नॉर्म्स, बिलीव्स एंड वैल्यू आर द कंपोनेंट ऑफ अ कल्चर। करेक्ट आंसर क्या होगा, कल्चर। नेक्स्ट, intensity level of a stimulus when its presence is recognized by the respondent is known as response, sensation, stimulation और threshold। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा इसका, intensity level of a stimulus when its presence is recognized by the respondent is known as। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 13 का 3, stimulation। ठीक है, क्या होगा, stimulation। इंटेंसिटी लेवल ऑफ अ स्टिमुलस व्हेन इट्स प्रेजेंस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिस्पोंडेंट। तो स्टिमुलेशन होगा, स्टिमुलेशन का मीनिंग क्या होता है, इज द एनकरेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट और द कॉज ऑफ एक्टिविटी रिगार्डलेस ऑफ इट्स फिजिकल इफेक्ट ऑन सेंस। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेंसेशन। इंटेंसिटी लेवल ऑफ अ स्टिमुलस व्हेन इट प्रेजेंस इज क्योंकि इसके प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज्ड किया जा रहा है बाय द रिस्पोंडेंट, जबकि स्टिमुलेशन में नहीं होता है। स्टिमुलेशन में क्या होगा, एनकरेजमेंट और डेवलपमेंट ऑफ द कॉज ऑफ एक्टिविटी रिगार्डलेस ऑफ इट्स फिजिकल इफेक्ट ऑफ सेंस, उसके फिजिकल सेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हेन इट प्रेजेंस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिस्पोंडेंट इज नोन एज, उसका जो प्रेजेंस है उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेंसेशन, इज कॉल्ड सेंसेशन। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिफेंस कोपिंग मैकेनिज्म एक्सेप्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिफेंस कोपिंग मैकेनिज्म एक्सेप्ट पूछा है, तो हमें देखना है कौन सा सही है, कौन सा डिफेंस कोपिंग मैकेनिज्म है और कौन सा नहीं है। तो 14 का करेक्ट देखेंगे, विड्रॉल, डिनाइल, रिप्रेशन और सब्लिमेशन। करेक्ट आंसर क्या होगा, विड्रॉल। करेक्ट आंसर क्या है इसका, एक्सेप्ट में क्या जाएगा, विड्रॉल। बाकी सब क्या है, डिफेंसिव कोपिंग मैकेनिज्म, डिनाइल भी है, रिप्रेशन भी है और सब्लिमेशन भी है, ये सब क्या है, डिफेंसिव कोपिंग मैकेनिज्म है। एक्सेप्ट पूछा है तो एक्सेप्ट किया जाएगा, विड्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ फोकस्ड अवेयरनेस विद रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड इज नोन एज। अब इसको क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ फोकस्ड अवेयरनेस विद रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड इज नोन एज। फोकस अवेयरनेस है और रेडी है टू रिस्पॉन्ड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या है, assertiveness, attention, enthusiasm और फोर्थ एक्शन। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, attention। 16th, protective eyewear should be worn all the times when the nurse is। protective eyewear के बारे में पूछा है, protective eyewear should be worn all the times when the nurse is giving personal care to AIDS patient, bathing a neonate for the first time, drawing cord blood and taking specimen to the laboratory। तो आपको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हम एड्स पेशेंट की केयर के टाइम वेयर क्यों करेंगे, बाथिंग अ न्यूनेट फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं, हम बेबी को बाथ देते टाइम भी आई वेयर नहीं करेंगे, यहाँ कोई इन्फेक्शन का ऐसा चांस नहीं है। कॉर्ड ब्लड ले रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें भी हमें आई वेयर, प्रोटेक्टिव आई वेयर की जरूरत नहीं है। ऑल द टाइम्स व्हेन द नर्स इज टेकिंग स्पेसिमेन टू द लेबोरेटरी, ठीक है, टेकिंग स्पेसिमेन फ्रॉम द लेबोरेटरी। करेक्ट आंसर फोर्थ। एथिक्स इन नर्सिंग इज कंसर्न्ड विद ऑल एक्सेप्ट, यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, एथिक्स इन नर्सिंग कंसर्न्ड विद ऑल, आपसे क्या पूछा, एक्सेप्ट क्या होगा, एक्सेप्ट है गुड कंडक्ट, गुड कैरेक्टर, गुड मोटिव्स और गुड गवर्नेंस। तो एथिक्स इन नर्सिंग में गुड कंडक्ट है, गुड कैरेक्टर है, गुड मोटिव्स है, बट एक्सेप्ट किया जाएगा। तो 17 का करेक्ट आंसर फोर्थ, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18th, the need to be self-fulfilled, learn, create and understand pertains to esteem needs, love needs, physiological needs and self-actualization needs। तो 18th का करेक्ट आंसर क्या होगा, 18th का करेक्ट आंसर क्या होगा,
सेल्फ एस्टीम नीड्स होगा, लव नीड्स होगा, फिजियोलॉजिकल नीड्स होगा, या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होगा। क्वेश्चन में देखेंगे जो भी नीड्स सेल्फ फुलफिल्ड हो, नीड टू बी सेल्फ फुलफिल्ड, लर्न, क्रिएट एंड अंडरस्टैंड पर्टेन्स टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, करेक्ट आंसर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फोर्थ। 18 का करेक्ट आंसर क्या है, फोर्थ। 19th, ऑल द बैरियर्स टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर्स बताना है, ठीक है। ऑल द बैरियर्स आर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपसे क्या पूछे, एक्सेप्ट, इसका जरूर ध्यान रखना होता है। तो इसमें क्या होगा, लैक ऑफ सफिशिएंट टाइम ड्यू टू वर्कलोड, सिंपैथी एंड पेशेंट असाइनमेंट, कल्चरल इशू एंड लैंग्वेज इशू। तो क्या क्या हो सकता है बैरियर, लैंग्वेज इशू हो सकता है, कल्चरल इश्यूज हो सकता है, लैक ऑफ सफिशिएंट टाइम ड्यू टू वर्कलोड हो सकता है, बट आपको एक्सेप्ट चूज करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड, सिंपैथी एंड पेशेंट असाइनमेंट। नेक्स्ट, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस रिलेट टू स्टेटिंग प्रॉब्लम इश्यूज, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 20 का ऑप्शन देख लेते हैं, असेसमेंट, डायग्नोसिस, इम्प्लीमेंटेशन एंड रैशनल। क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें से कौन सा स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस के किस स्टेप ने रिलेट करते हैं स्टेटिंग प्रॉब्लम्स और इश्यूज को, जिसमें आप पेशेंट की प्रॉब्लम और इश्यूज को क्या करते हो, सुनते हो, देखते हो। तो सबको पता है 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, असेसमेंट। असेसमेंट जो फेज है उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट के कंडीशन को, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसके इश्यूज को असेस करते हैं, ठीक है। उसके प्रॉब्लम्स को हम इसमें असेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स एक्सेप्ट, ऑल आर द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है। तो देखेंगे, फर्स्ट मेंटेन बैलेंस, सेकेंड बेंड एट नीज, थर्ड कैरी ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू मिड लाइन एंड फोर्थ यूज स्मॉल मसल्स ग्रुप्स। तो आपको क्या करना है, एक्सेप्ट आंसर देना है, ये ध्यान रखना है, एक्सेप्ट। ऑल आर द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स, मेंटेन बैलेंस, वेरी गुड, ये भी सही है, प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स होगा। बेंड एट नीज करेक्ट है, कैरी ऑब्जेक्ट क्लोज टू मिड लाइन, एंड आपको क्या देना है, एक्सेप्ट वाला आंसर देना है। 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यूज स्मॉल मसल्स ग्रुप्स। तो ये है इसका एक्सेप्ट में जाएगा, समझ में आ रहा है। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या है, फोर्थ। 22nd क्वेश्चन पे जाते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंफर्ट डिवाइसेस यूज्ड फॉर कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेप्ट। आपसे क्वेश्चन किससे पूछा है, कंफर्ट डिवाइसेस से। आपको क्या टिक करना है इसमें, कंफर्ट डिवाइसेस को टिक करना है, जो कि हम यूज करते हैं कार्डियक पेशेंट और रेस्पिरेटरी अगर कुछ इश्यू होता है पेशेंट में, एक्सेप्ट। बट कौन सा इसमें से कार्डियक और रेस्पिरेटरी में यूज नहीं होता है, तो बेड क्रेडल, पिल्लोज, बैकरेस्ट एंड कार्डियक टेबल। तो अगर किसी को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी या कार्डियक प्रॉब्लम है, उसमें हम कार्डियक टेबल यूज करते हैं, पिल्लो भी यूज करते हैं, बैकरेस्ट भी यूज करते हैं, बट बेड क्रेडल हम इसमें यूज नहीं करते हैं। तो एक्सेप्ट में कौन सा जाएगा, फर्स्ट बेड क्रेडल। बेड क्रेडल, बेड क्रेडल क्या होता है, बेड को उठाने के लिए जो हम बेड क्रेडल का यूज करते हैं, समझ में आ गया। तो ये रेस्पिरेटरी और कार्डियक पेशेंट में यूज नहीं होगा, बाकी पिल्लो, कार्डियक टेबल, बैकरेस्ट हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है 23rd, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल बेड मेकिंग एक्सेप्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल बेड मेकिंग। तो अब बेड मेकिंग का क्वेश्चन हमसे किससे पूछा है, बेड मेकिंग का क्वेश्चन है, और क्या पूछा है, नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें से सब जो है बेड मेकिंग के टाइम पे नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सेप्ट होल्डिंग सॉइल लिनन अवे फ्रॉम द यूनिफॉर्म, यस, प्लेसिंग सॉइल लिनन इन पोर्टेबल लिनन हैम्पर, यस, गैदरिंग ऑल लिनन बिफोर स्टार्ट ऑफ प्रोसीजर, यस, एंड फोर्थ शेकिंग द लिनन टू रिमूव माइक्रोब्स। तो हमें शेक नहीं करना है लिनन को माइक्रोब्स को रिमूव करने के लिए। तो एक्सेप्ट में कौन सा जाएगा, फोर्थ। आपको इसके लिए बेड मेकिंग का टॉपिक जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मॉइस्ट हीट एप्लीकेशन एक्सेप्ट। तो अभी आपको ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट एप्लीकेशन पता होना चाहिए, उसका एग्जाम्पल पता है तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। क्या क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स ऑफ मॉइस्ट हीट एप्लीकेशन एक्सेप्ट बताना है कि इसमें से कौन सा मॉइस्ट हीट का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसमें पॉल्टिस, पैराफिन बाथ, इंफ्रारेड लैम्प एंड हॉट पैक। तो 24th का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, जो इंफ्रारेड लैम्प है ये एक्सेप्ट में जाएगा। ये ड्राई हीट है, मॉइस्ट हीट नहीं है, समझ में आ रहा है। तो पैराफिन बाथ, हॉट पैक, पॉल्टिस, ये सब क्या है, मॉइस्ट हीट एप्लीकेशन के एग्जाम्पल है।
तो करेक्ट आंसर 24th का क्या है? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 25th। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। डॉक्टर क्या लिखेगा? PRN, CMP, SOS, स्टैट। तो आपको पता होना चाहिए हमें क्या देना है। क्वेश्चन में क्या पूछा? इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स। तो जब डॉक्टर स्टैट मेडिसिन लिखता है तो हम क्या देते हैं? इमीडिएट उस ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। तो 25th का करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैंडेजिंग एंड स्प्लिंटिंग आर एसेंशियल मेजर ड्यूरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग इमरजेंसी। आपसे बैंडेजिंग और स्प्लिंटिंग का पूछा है। एसेंशियल मेजर होता है ड्यूरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग इमरजेंसी। किस इमरजेंसी में आप बैंडेजिंग और स्प्लिंटिंग का यूज करते हो? तो ब्लीडिंग है, स्प्रेन है, फ्रैक्चर है और वुंड है। तो आपको पता है स्प्लिंटिंग और बैंडेजिंग हम तभी यूज करेंगे। बैंडेजिंग तो वैसे हम वुंड में भी यूज करते हैं, ब्लीडिंग है तो भी यूज करते हैं, बट आपको क्वेश्चन में ब्लीडिंग एंड बैंडेजिंग एंड स्प्लिंटिंग दोनों का पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 26 का थर्ड, फ्रैक्चर। 26 का करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड, फ्रैक्चर। 27th, द चॉइस ऑफ एजुकेशनल मीडिया डिपेंड्स ऑन ऑल एक्सेप्ट पूछा है। फिर से क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? एक्सेप्ट पूछा है। चॉइस ऑफ एजुकेशनल मीडिया डिपेंड्स करता है सब पे, इसमें से कौन सा नहीं होगा? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जेंडर ऑफ टीचर्स, नेचर ऑफ ग्रुप, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो हमें पता है टीचर्स के जेंडर से हमें इस पे कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा। चॉइस ऑफ एजुकेशनल मीडिया डू नॉट डिपेंड ऑन द जेंडर ऑफ टीचर, मेल हो या फीमेल, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। तो 27th का करेक्ट आंसर क्या है? सेकेंड, जेंडर ऑफ द टीचर। नेक्स्ट है 28th, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड इंस्ट्रक्शनल एड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। फिर हमें क्या देखना है? एक्सेप्ट दिया है, ये ध्यान रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ अ गुड इंस्ट्रक्शनल एड, इनमें से सबको हम इंक्लूड करेंगे, एक को छोड़कर। तो फर्स्ट है लॉस्ट इफेक्टिव एंड चीप, लॉस्ट नहीं वैसे कॉस्ट इफेक्टिव एंड चीप होगा। सेकेंड पोर्टेबल, थर्ड पर्पसफुल एंड फोर्थ इज कॉम्प्लेक्स। तो हमें 28 का करेक्ट आंसर बताना है कि एक्सेप्ट कौन सा है, गुड इंस्ट्रक्शनल एड कौन से हैं, कॉस्ट इफेक्टिव और चीप है, पोर्टेबल है, पर्पसफुल है। तो ये सब गुड इंस्ट्रक्शनल एड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स। अगर हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें लेंगे तो वो गुड इंस्ट्रक्शनल एड नहीं होगा, वो कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल होना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल होना चाहिए। तो एक्सेप्ट क्या जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29th, स्लाइड प्रोजेक्टर बिलोंग्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। स्लाइड प्रोजेक्टर को हम इसमें से किस कैटेगरी में रखेंगे? प्रोजेक्टेड ऑडिटरी एड्स, प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स, नॉन प्रोजेक्टेड ऑडिटरी एड्स एंड नॉन प्रोजेक्टेड ग्राफिक एड्स। तो हम स्लाइड प्रोजेक्टर को किस में रखते हैं? प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स। 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड, प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स। स्लाइड प्रोजेक्टर पूछा है तो किससे बिलोंग करता है? विजुअल एड्स, प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोविजन ऑफ टेम्पररी हाउसिंग मीडिया केयर प्रोविजन ऑफ टेम्पररी हाउसिंग मेडिकल केयर अकर्स इन वन ऑफ दीज स्टेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। आपको क्वेश्चन किससे पूछा है? डिजास्टर मैनेजमेंट। प्रोविजन ऑफ टेम्पररी हाउसिंग एंड मेडिकल केयर अकर्स इन वन ऑफ दीज स्टेजेस। कौन से स्टेजेस आपको याद रखना है? तो आपको क्वेश्चन पता चल गया, क्वेश्चन क्या पूछा है? स्टेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। आपको क्या पता होना चाहिए? स्टेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में किस स्टेज में क्या होता है। आपसे स्टेज का भी दे दिया है कि उसमें क्या करना है। प्रोविजन ऑफ टेम्पररी हाउसिंग और मेडिकल केयर कौन से स्टेज में देते हैं? फर्स्ट प्रिपेयर्डनेस, सेकेंड रिस्पॉन्स, थर्ड रिकवरी एंड फोर्थ इज मिटिगेशन। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, रिकवरी। समझ में आ गया? अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, हम उस टॉपिक को बाद में उसका वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी तो MCQs है, आपको करेक्ट आंसर देखना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो जब टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा तो क्वेश्चंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आ रहा है? देखो हमने 30 क्वेश्चन अभी कर लिए हैं। अगर टॉपिक अच्छे से पता है तो आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रहा है? चलो 31st क्वेश्चन। The main reason for the use of aspirin in treatment of rheumatoid arthritis is to reduce fever, reduce inflammation of joints, help in range of motion activities and fourth, prevent extension of disease process. हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है? मेन रीजन फॉर द यूज ऑफ एस्पिरिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस।
तो अर्थराइटिस में एस्पिरिन हम क्यों यूज़ करते हैं? फीवर को कम करने के लिए, रिड्यूस इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, तो पता है यहाँ पे फीवर की कंडीशन नहीं है, हेल्प इन रेंज ऑफ मोशन एक्टिविटीज, प्रिवेंट एक्सटेंशन ऑफ डिजीज प्रोसेस नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? क्यों यूज़ करते हैं? रिड्यूस इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। 31st का करेक्ट आंसर क्या है? सेकेंड, रिड्यूस इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। अगर क्लास समझ में आ रहा है, आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना है चैनल को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32, वन अमंग द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया का कॉम्प्लिकेशन क्या है? हिकअप्स, नमनेस ऑफ लेग्स, हेडेक, नो अर्ज टू बॉइड। तो हमें क्या पता है? स्पाइनल एनेस्थीसिया का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? हेडेक। हेडेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन B6 थेरेपी इज इंपॉर्टेंट व्हेन पेशेंट इज ऑन वन ऑफ दीज ड्रग्स। विटामिन B6 क्या है? विटामिन B6 इज पायरिडॉक्सिन थेरेपी। पायरिडॉक्सिन है तो विटामिन B6 थेरेपी पूछा है, तो इसका मतलब पायरिडॉक्सिन थेरेपी इज इंपॉर्टेंट व्हेन पेशेंट इज ऑन ऑफ द ड्रग। आपको पता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में हम देते हैं कैनामाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, आइसोनियाजिड एंड इथाम्ब्यूटॉल। तो आइसोनियाजिड और इथाम्ब्यूटॉल दोनों ही एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हैं, तो दोनों में से किस में विटामिन B6 थेरेपी का यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर 33 का थर्ड, आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34th, द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ अ पेशेंट इज। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है? रिलायबल इंडिकेटर ऑफ रेस्पिरेटरी स्टेटस। फर्स्ट, ऑब्जर्विंग चेस्ट सिमेट्री। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ कोल्ड एंड कामी स्किन, लिसन एंड फील एयर मूवमेंट, डिटरमाइन फीमोरल पल्स। तो आप रिलायबल इंडिकेटर क्या है रेस्पिरेटरी स्टेटस का जब आप पेशेंट में चेक करते हो? तो ऑब्जर्विंग चेस्ट सिमेट्री। Observing chest symmetry is the reliable indicator of respiratory status. Next question पे चलते हैं. The assessment finding to be reported immediately in a patient with acute pancreatitis is. आपको क्या करना है? assessment finding बताना है जो आप रिपोर्ट करते हो इमीडिएटली इन अ पेशेंट विद एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। आपने देखा और बता दिया ये पेनक्रेटाइटिस ही होगा, तो ऑप्शन देखते हैं। एब्डोमिनल पेन एट मैकबर्नीज पॉइंट, मेलिना, हेमेटोमेसिस, एब्डोमिनल पेन एट मिड एपिगेस्ट्रिक एंड लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। तो इसमें से कौन इमीडिएटली आपको देख के पता चल रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है? फर्स्ट ऑप्शन, एब्डोमिनल पेन एट मैकबर्नीज पॉइंट। यस, करेक्ट आंसर क्या है 35th का? फर्स्ट, एब्डोमिनल पेन एट द मैकबर्नीज पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, कंडीशन विच प्रीडिस्पोज अ पर्सन टू रीनल कैल्कुलाई फॉर्मेशन इंक्लूड। फर्स्ट, पॉलीयूरिया, सेकेंड, इमोबिलिटी, थर्ड, ग्लाइकोज यूरिया एंड फोर्थ, फॉलिस कैथेटर। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन सी कंडीशन इसमें से प्रीडिस्पोज टू अ पर्सन टू रीनल कैल्कुलाई फॉर्मेशन इंक्लूड? तो पॉलीयूरिया, इमोबिलिटी, ग्लाइकोज यूरिया और फॉलिस कैथेटर। करेक्ट आंसर क्या है 36 का? सेकेंड, इमोबिलिटी कैन लीड टू रीनल कैल्कुलाई फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 37, वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन टू बी टेकन ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस बाय अ पेशेंट विद किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब क्वेश्चन आपको टॉपिक पता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, तो क्वेश्चन किडनी ट्रांसप्लांटेशन में कहां से पूछा है? वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन टू बी टेकन ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस बाय द पेशेंट। तो लॉन्ग टर्म में से कौन सा मेडिसिन हम इसमें से यूज करते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीबायोटिक, एंटीकोएगुलेंट एंड गामा ग्लोबुलिन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट 37 का, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड किडनी ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट में हम लॉन्ग टर्म बेसिस में यूज करते हैं। 37 का करेक्ट आंसर फर्स्ट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 38, इंडिकेशन फॉर डेवलपिंग मेनिंजाइटिस। इंडिकेशन फॉर डेवलपिंग मेनिंजाइटिस, आपको इसमें कौन सा टॉपिक पता होना चाहिए? मेनिंजाइटिस पता होना चाहिए। क्या था इसमें? नेगेटिव कर्निंग साइन, एब्सेंस ऑफ नुक्कल रिजिडिटी, पॉजिटिव ब्रुजिंस्की साइन एंड ग्लास्कोकोमा स्केल ऑफ 15। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे कि इंडिकेशन फॉर डेवलपिंग मेनिंजाइटिस का इंडिकेशन क्या है? तो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव कर्निंग साइन होना चाहिए, एब्सेंस नहीं, प्रेजेंस नुक्कल रिजिडिटी में फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकेंड नहीं है, थर्ड क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर 38 का क्या है? पॉजिटिव ब्रुजिंस्की साइन। पॉजिटिव ब्रुजिंस्की साइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 39, अनट्रीटेड ग्लोकोमा कैन कॉम्प्लिकेट टू।
अगर ग्लूकोमा को ट्रीट नहीं किया तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस, मायोपिया, यूवाइटिस और कंट्यूजन। तो आपको पता है अगर ग्लूकोमा को ट्रीट नहीं किया, अनट्रीटेड ग्लूकोमा है, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस। 39 का फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ इनर ईयर डिसऑर्डर इज। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ इनर ईयर डिसऑर्डर क्या है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, इनर ईयर डिसऑर्डर मोस्ट कॉमन सिम्टम्स प्रोराइटिस है, बर्निंग इन द ईयर है, ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर है और टेनाइटिस है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यस आपने अपना आंसर सोचना है, मैंने बताया था लास्ट में आपको अपना मार्क्स भी बताना है। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, टेनाइटिस, रिंगिंग इन द ईयर, टेनाइटिस रिंगिंग इन द ईयर। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट यूट्राइन सर्विक्स, यूट्राइन बॉडी, वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब। तो मोस्ट कॉमन साइट जो होता है कैंसर का वो किस में पूछा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर होता है यूट्रस। अब यूट्रस में भी दो ऑप्शन दिया है, यूट्राइन सर्विक्स होगा या यूट्राइन बॉडी होगा। तो मोस्ट कॉमन अगर यूट्रस में पूछा जाए, यूट्राइन सर्विक्स। करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। 41 का करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट, यूट्राइन सर्विक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 अ क्लाइंट हैज 30% बर्न ओवर हर लेग्स व्हेन शी कम्स टू इमरजेंसी यूनिट, योर प्रायोरिटी एक्शन इज टू। फर्स्ट क्लीन द वुंड एरिया, सेकेंड परफॉर्म एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन, थर्ड डूइंग हेड टू टो असेसमेंट एंड फोर्थ स्टार्ट एन आईवी लाइन। तो आपको पता है पेशेंट 30% बर्न के साथ आया है इमरजेंसी यूनिट में, तो हमारा प्रायोरिटी पूछा है, तो हम सीधा इंट्यूबेशन नहीं करेंगे उसका, ठीक है। क्लीन द वुंड एरिया, डूइंग हेड टू टू असेसमेंट करना भी इमरजेंसी में हमारी प्रायोरिटी नहीं, क्या होगा, पेशेंट को रिहाइड्रेट करना। तो हमारा सबसे पहले काम क्या है, आईवी लाइन, स्टार्ट एंड आईवी लाइन। जब भी पेशेंट इमरजेंसी यूनिट में आया है और आपसे प्रायोरिटी पूछा है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, 30% बर्न पेशेंट, वो भी कहाँ पे, ओवर लेग्स। अगर ऊपर के सिस्टम में जैसे चेस्ट में या अपर टोर्सो में उसको क्या होता है, बर्न होता है, तो वहाँ पे प्रायोरिटी चेंज हो जाता है। बट यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 30% बर्न तो है बट इन हर लेग्स में बर्न है। व्हेन शी कम्स टू द इमरजेंसी यूनिट, योर प्रायोरिटी एक्शन। तो आपको ये देखना है बर्न कहाँ का है। अगर उसका जैसे अपर टोर्सो एरिया, चेस्ट वाला एरिया, फेस वाला एरिया बर्न है तो वहाँ पे प्रायोरिटी चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे नीचे लोअर लिम्ब का दिया है तो यहाँ इसके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होता है, स्टार्ट एन आईवी लाइन, ठीक है, रिहाइड्रेट करना पेशेंट को। 42 का करेक्ट आंसर फोर्थ। 43 पे चलते, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट एक्जिमा एक्सेप्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट एक्जिमा एक्सेप्ट पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन, देयर इज नो क्योर, इट इज नेवर हेरिडिटरी। थर्ड ऑप्शन, क्लाइंट मस्ट कीप फिंगर नेल शॉर्ट एंड फोर्थ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर गिवन। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट एक्जिमा के बारे में, इसमें से सारे पॉइंट ठीक है, इसमें से कौन सा ठीक नहीं है। तो इसका देयर इज नो क्योर, इट इज नेवर हेरिडिटरी, क्लाइंट मस्ट की फिंगर नेल शॉर्ट, यस रखना चाहिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर गिवन, यस देते हैं। तो 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें से कौन सा नहीं है, नेवर हेरिडिटरी, हो सकता है हेरिडिटरी भी, ठीक है। तो सेकेंड आंसर जो है 43 का सेकेंड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, इट इज नेवर हेरिडिटरी। बाकी सब इसमें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 44th, विच बिहेवियर बाय द पेशेंट इंडिकेट्स इन इफेक्टिव कोपिंग। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, नेग्लेक्टिंग पर्सनल ग्रूमिंग, सेकेंड लुकिंग एट ओल्ड फैमिली फोटोज, थर्ड पार्टिसिपेटिंग इन अ सीनियर सिटीजन्स प्रोग्राम एंड फोर्थ विजिटिंग स्पाउस ग्रेव ऑन्स अ मंथ। आपको क्या देखना है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, विच बिहेवियर बाय द पेशेंट इंडिकेट इन इफेक्टिव कोपिंग। तो आपको इन इफेक्टिव कोपिंग का बताना है। इस बिहेवियर को देख के आपको ये पता चल रहा है पेशेंट इज अ इन इफेक्टिव कोपिंग। तो 44th का करेक्ट आंसर क्या होता है, नेग्लेक्टिंग पर्सनल ग्रूमिंग। कह रहा जैसे पेशेंट आपको क्या कहता है, नहीं मुझे तैयार नहीं होना, मुझे तैयार है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे मतलब उसको कोई मोह माया नहीं है, वो अपने आप को ही क्या कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन लुकिंग एट ओल्ड फैमिली फोटोज को देख सकते हैं, सीनियर सिटीजन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है, विजिटिंग स्पाउस ग्रेव ऑन समथ घूमने जा रहा है, विजिट कर रहा है, तो ये सब इन इफेक्टिव कोपिंग को इंडिकेट नहीं करता है। कौन सा पेशेंट का बिहेवियर, नेग्लेक्टिंग पर्सनल ग्रूमिंग, अपने आप को नेग्लेक्ट करना किसको, इन इफेक्टिव कोपिंग को इंडिकेट करता है। 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। 44 का फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 45 कार्डियक टेम्पोनेट कैन कॉज वन ऑफ द फॉलोइंग कार्डियक टेम्पोनेट cause one of the following spinal shock cardiogenic shock hypovolemic shock and anaphylactic shock यहाँ पे सारे टाइप के शॉक आपके सामने हैं स्पाइनल शॉक कार्डियोजेनिक शॉक हाइपोवोलेमिक शॉक एंड एनाफाइलेक्टिक शॉक तो पेशेंट अगर सेप्सिस उसकी वजह से जाता है कुछ कोई मेडिकेशन एलर्जी होता है एलर्जिक रिएक्शन होता है उससे जाता है शॉक में तो उसे हम बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक स्पाइनल शॉक या फ्लूइड वॉल्यूम कम होने की वजह से पेशेंट शॉक में जा रहा है उसे हम बोलते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक डिहाइड्रेशन से। दूसरा आपसे पूछा कार्डियक टेम्पोनेट क्वेश्चन को देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है पेशेंट को कार्डियक टेम्पोनेट कैन कॉज शॉक तो कार्डियक टेम्पोनेट अगर कॉज है तो क्या शॉक होगा कार्डियोजेनिक शॉक ठीक है 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं रुबेला इज ऑल्सो नोन एज वेरी सिंपल क्वेश्चन रुबेला को हम क्या बोलते हैं रुबेला इज ऑल्सो कॉल्ड एज जर्मन मीजल्स ठीक है 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा सेकेंड जर्मन मीजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज हैविंग पॉजिटिव एसिड फास्ट वेसिलाइट टेस्ट ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज हैविंग पॉजिटिव AFB टेस्ट ठीक है पॉजिटिव AFB मीन्स एसिड फास्ट वेसिलाइट टेस्ट पॉजिटिव आता है कौन से कम्युनिकेबल डिजीज में पोलियोमाइलिटिस एंड टिटनेस इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज डिप्थीरिया एंड टिटनेस नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज टिटनेस लेप्रोसी ये भी नहीं होगा आपको दोनों ही आंसर होना चाहिए जिसमें पॉजिटिव होता है लेप्रोसी में होता है बट टिटनेस में नहीं होता इसलिए थर्ड आंसर नहीं है इसका करेक्ट आंसर क्या है फोर्थ। ट्यूबरक्लोसिस में भी AFB टेस्ट पॉजिटिव आता है और लेप्रोसी में भी तो इसका करेक्ट आंसर 47 का क्या होगा फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 48 ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर कंट्रीब्यूट फॉर डेवलपिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अ पर्सन एक्सेप्ट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा रिस्क फैक्टर है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्क फैक्टर कंट्रीब्यूट फॉर डेवलपिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन अ पर्सन ठीक है एक्सेप्ट बताना है आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो एक्सेप्ट वाला होगा एल्कोहल कंजप्शन फिजिकल इनएक्टिविटी हेरिडिटरी एंड असर्टिवनेस तो 48 का करेक्ट आंसर क्या है असर्टिवनेस ठीक है क्या पूछा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए जो रिस्क फैक्टर होते हैं तो फिजिकल इनएक्टिविटी हेरिडिटरी भी हो सकता है अल्कोहल कंजप्शन की वजह से हो सकता है तो 48 का करेक्ट आंसर एक्सेप्ट वाला क्या जाएगा असर्टिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 49 मोस्ट एप्रोप्रिएट अप्रोच फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर इज इसमें से कौन सा अप्रोच आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर के लिए तो कैंसर के लिए फर्स्ट पैलिएटिव केयर स्क्रीनिंग अर्ली इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन तो 49 का करेक्ट आंसर क्या है सेकेंड स्क्रीनिंग सेकेंड वन इज द स्क्रीनिंग इज द करेक्ट आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मिशन इंद्रधनुष वॉज लॉन्च टू अचीव अब 50 क्वेश्चन आपको क्या पता होना चाहिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी मिशन इंद्रधनुष वॉज लॉन्च टू अचीव जो मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया था किस लिए 100% वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोरोना वायरस 100% वैक्सीनेशन ऑफ एंटीनेटल मदर 100% वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन और फोर्थ ऑप्शन 100% वैक्सीनेशन अगेंस्ट HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ठीक है तो किसके अगेंस्ट था तो 50 क्वेश्चन क्या है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च्ड मिशन इंद्रधनुष इन 25 दिसंबर 2014 ठीक है किस लिए था अब हमें ये बताना है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 50 का थर्ड 100% वैक्सीनेशन 100% वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन 100% वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन क्लियर है तो इस क्वेश्चन को याद रखना है अच्छा क्वेश्चन है और भी एग्जाम्स में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्या है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंक्लूड फर्स्ट कैंसर डायबिटीज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक सेकंड ऑप्शन कह रहा है कैंसर डायबिटीज ट्यूबरक्लोसिस एंड रोड एक्सीडेंट थर्ड ऑप्शन क्या है कैंसर लेप्रोसी डायबिटीज एंड हेपेटाइटिस बी फोर्थ ऑप्शन क्या है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कैंसर एंड रोड एक्सीडेंट आपको क्या बताना है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंक्लूड तो NPCDS जो था क्या है क्या बोला मैंने NPCDCS ये क्या है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ
कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंक्लूड कौन सा होगा? देखो इसमें इसी में नाम पता है, नेशनल प्रोग्राम है, एनपी से क्या हो गया आपका नेशनल प्रोग्राम। अब ये जो सीडीसीएस लिखा है वो उस डिजीज का नाम है। मैंने क्या बताया? नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंक्लूड कौन सा है? सी से कैंसर, डी से डायबिटीज, सी से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड एस से स्ट्रोक। तो इसी में नाम लिखा हुआ है सीडीसीएस, जो मैंने लिखा है ये सीडीसीएस उस डिजीज कंडीशन का ही नाम है। ये कौन सा नेशनल प्रोग्राम है? CDCS, मतलब कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। NPCDCS आपको याद रखना है, NPCDCS। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या है 51 का? फर्स्ट, कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, CDCS। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ कार्डिक कंप्रेशन एंड आर्टिफिशियल ब्रीदिंग रेस्पिरेशन। बहुत कॉमन है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। तो करेक्ट आंसर क्या है? रेशियो ऑफ कार्डिक कंप्रेशन एंड आर्टिफिशियल ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशन इज 60:6 गलत है, 30:2, 30:3 गलत है, 4 60:3 गलत है। करेक्ट आंसर क्या है? सेकेंड। 52 का करेक्ट आंसर क्या है? सेकेंड, 30:2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज वेसेक्टमी एंड ओरल पिल्स। तो ओरल पिल्स इज नॉट अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। IUCD एंड ओरल पिल्स ये भी परमानेंट मेथड नहीं है। ट्यूबल लाइगेशन एंड वेसेक्टमी, सहेली एंड माला डी। तो आपको देखना है, आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा है। तो ट्यूबल लाइगेशन एंड वेसेक्टमी, जिसे हम ट्यूबेक्टमी या वेसेक्टमी बोलते हैं, इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। 53 का करेक्ट आंसर क्या है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक्सेप्ट। जो सारे डिजीज यहाँ पे दिए हुए हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, एक को छोड़कर। मीन्स आपको एक्सेप्ट बताना है क्लाइमीडिया, गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी एंड टाइफस। ठीक है, तो 54 का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? टाइफस इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बट क्लाइमीडिया, गोनोरिया और हेपेटाइटिस बी जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। 54 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आशा वर्कर अंडर NRHM एक्सेप्ट। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन जो है एक्सेप्ट का पूछा है कि इसमें से आशा की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है आशा वर्कर का अंडर NRHM। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है accompanying antenatal women to health facility for ANC checkup, second early detection of pregnancy using pregnancy test kit, third giving health education on nutrition and immunization, and fourth conducting deliveries। तो 55th का करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ, कंडक्टिंग डिलीवरी कंडक्ट करना ये आशा का वर्कर नहीं है। बाकी एंटीनेटल वुमेन को हेल्थ फैसिलिटी एंटी चेकअप के लिए लेके आना, ANC चेकअप के लिए लेके आना, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन, प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करना कि कौन से घर में कहाँ पे प्रेगनेंसी है, टेस्ट किट से। गिविंग हेल्थ एजुकेशन, येस, हेल्थ एजुकेशन ऑन द न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन, ये भी आशा वर्कर अंडर NRHM की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा है, ये सब काम है। लेकिन डिलीवरी को कंडक्ट करना ये आशा वर्कर का काम नहीं है। तो 55th का करेक्ट आंसर क्या है? फोर्थ। नेक्स्ट 56 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल MMR वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू चाइल्ड एट द एज ऑफ। ठीक है, आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हम MMR वैक्सीन को किस एज पे एडमिनिस्टर करते हैं? 15 to 18 मंथ्स, 12 to 13 मंथ्स, 2 to 3 ईयर्स एंड 3 to 4 ईयर्स। तो 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, 15 to 18 मंथ्स, 15 to 18 मंथ्स। 57th, one of the following is a viral disease, cholera, tuberculosis, typhoid and hepatitis। इसमें से क्या पूछा है कि वायरल डिजीज कौन सा है? यस, 57th का करेक्ट आंसर क्या है? फोर्थ, हेपेटाइटिस इज अ वायरल डिजीज। फोर्थ, हेपेटाइटिस वायरल डिजीज है। बाकी ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड एंड कॉलेरा ये सब बैक्टीरियल डिजीज है, हेपेटाइटिस इज अ वायरल डिजीज। नेक्स्ट 58th क्वेश्चन क्या है? पेंडेमिक ऑफ डिजीज इज नॉन एज। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? पेंडेमिक ऑफ डिजीज इज नॉन एज, हम क्या बोलते हैं? स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन लोकली, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, या फोर्थ, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन बर्ड पॉपुलेशन।
ठीक है, तो आपको क्या पूछा है, पेंडेमिक। आप सबको पेंडेमिक तो अभी बहुत हमारा सबको ही पता है पेंडेमिक क्या है, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड। अभी कौन सा पेंडेमिक था हमारे इंडिया में, यस सबको पता है, कोविड, कोरोना वायरस। चलो, इट्स अ पेंडेमिक कंडीशन। ठीक है, वो क्या था हमारे इंडिया में, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में हम देखें तो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड, ये इन्फेक्शन फैल गया था, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेंडेमिक डिजीज। तो कोरोना वायरस या कोविड इज अ पेंडेमिक डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड। 58 का करेक्ट आंसर क्या है, सेकेंड। नेक्स्ट 59, ऑल वैक्सीन शुड बी केप्ट एट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू मेंटेन कोल्ड चेन। आपको क्या पता होना चाहिए, कोल्ड चेन में हम कितना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, 0 to 10 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड ऑप्शन 0 to 20 डिग्री सेल्सियस, थर्ड 2 to 8 डिग्री सेल्सियस एंड फोर्थ 10 to 20 डिग्री सेल्सियस। तो 59 का करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ऑल वैक्सीन शुड बी केप्ट एट द फॉलोइंग टेम्परेचर, मीन्स ऑल वैक्सीन शुड बी केप्ट एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, yes, to maintain the cold chain, to maintain the cold chain. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 60, इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर डॉग बाइट इज कवर विद ड्रेसिंग, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन, थर्ड सूचर इफ वुंड इज वाइड एंड वॉश विद सोप एंड वाटर फॉर 15 मिनट्स। आपसे क्या पूछा है, अगर किसी को डॉग बाइट हुआ है तो उसका इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होगा। इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर डॉग बाइट में हम इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या देंगे, उसको ड्रेसिंग को कवर करें, नहीं, एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई करना चाहिए, नहीं, सूचर इफ वुंड इज वाइड। लेकिन आपसे क्या पूछा है, इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, वॉश विथ सोप एंड वाटर फॉर 15 मिनट्स। तो 60 का करेक्ट आंसर क्या है, फोर्थ। समझ में आया। तो ये 60 क्वेश्चन हमने किया है, बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये पार्ट 1 60 क्वेश्चन और पार्ट सेकंड आएगा, उसमें भी 60 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 60 क्वेश्चन, पार्ट 2 में भी 60 क्वेश्चन होंगे। तो आपको क्या करना है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम 61 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 120 तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।